नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण लेक्चर लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम ऊष्मागतिकी से रिलेटेड संपूर्ण टॉपिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम व द्वितीय नियम, साथ में हम यहाँ पर उसमें इंजन और प्रशीतक के बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन ऊष्मागतिकी से संबंधित सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है कि इसके अंदर हम ऊष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे, ताप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ऊष्मागतिकी की जो डेफिनेशन है वो हमें क्या कहती है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ताप व ऊष्मा व उसमें ऊर्जा व इसके अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरण के बारे में अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी कहलाती है। क्या कहेंगे? ऊष्मागतिकी कहेंगे। एक बार फिर से देखेंगे, समझेंगे कि ये भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम ताप के बारे में अध्ययन करते हैं, ऊष्मा के बारे में अध्ययन करते हैं, साथ में ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे, इनके नियम कायदों के बारे में अध्ययन करेंगे, साथ में इस ऊष्मीय ऊर्जा का अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उस भौतिक विज्ञान की शाखा को हम ऊष्मागतिकी कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ बेसिक बातें हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऊष्मागतिक तंत्र या निकाय। देखिए, ऊष्मागतिक तंत्र एक ऐसा क्षेत्र आकाश होता है जिसको हम ऊष्मागतिक रूप से अध्ययन करने के लिए उसका चयन करते हैं, तो उसको हम ऊष्मागतिक निकाय या तंत्र कहते हैं। एक बार देखिए इसकी डेफिनेशन कि ऐसा क्षेत्र या आकाश जिसका ऊष्मागतिक रूप से अध्ययन करने के लिए चयन किया गया हो, ऊष्मागतिक तंत्र या निकाय कहलाता है। क्लियर? तो एक ऐसा क्षेत्र होता है इसको हम ऊष्मागतिक रूप से अध्ययन करने के लिए, कि जैसे हमने एक पात्र ले लिया, उस पात्र के अंदर हम कोई मैटर भर रखा है। जैसे ये हमारे पास में यहाँ पर कोई पात्र है, इसको हम गर्म कर रहे हैं, यहाँ पर इसमें कोई मैटर भरा हुआ है। तो ये जो पात्र है, इस पात्र को हम क्या कर लेते हैं? ऊष्मागतिक निकाय ले लेते हैं, ऊष्मागतिक तंत्र ले लेते हैं। क्लियर? तो ऊष्मागतिक तंत्र या निकाय क्या होता है? इसको हम ऊष्मागतिक रूप से अध्ययन करने के लिए काम में लेते हैं, यूज में लेते हैं, उसी को ही हम ऊष्मागतिक तंत्र या निकाय कहते हैं। फिर देखिए क्या है कि ऊष्मागतिक जो निकाय है उसमें बहुत सारे परमाणु या अणु निश्चित सीमाओं से घिरे रहते हैं। निश्चित सीमाओं से क्या होंगे? घिरे रहेंगे। फिर देखिए इस ऊष्मागतिक निकाय के प्रकार, तो ये 3 प्रकार के होते हैं: खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। देखिए एक एक करके इनको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर खुला निकाय का मतलब क्या होता है कि जैसे हम किसी पात्र में, हमारे पास में कोई पात्र है और उस पात्र में हमने कोई मैटर भर रखा है। ये हमारे पास में पात्र है, इसको हमने क्या कर रखा है? इसमें हमारे पास में ये कोई मैटर है, इसको हम गर्म कर रहे हैं। तो देखिए इसका ये ऊष्मा ले रहा है, ये ऊष्मा दे भी सकता है, साथ में इसमें से द्रव्य बाहर निकलेगा, द्रव्य भी बाहर निकलेगा गैस के रूप में, भाप के रूप में। तो इस निकाय को क्या कहेंगे? खुला निकाय कहेंगे। तो देखिए खुला निकाय क्या है कि ऐसा निकाय जिसमें ऊष्मा और द्रव्य का प्रवेश के साथ में आदान प्रदान हो, खुला निकाय कहलाता है। क्या कहलाएगा? खुला निकाय कहते हैं, ओपन सिस्टम इसको कहेंगे। बंद निकाय में एक्चुअल में क्या हो जाता है? बंद निकाय में विद्यार्थियों, बंद निकाय का मतलब है कि आपके पास में
यहां से बंद निकाय देखें। बंद निकाय का मतलब है कि जो पात्र है उसमें कोई मैटर भरा हुआ है, चारों ओर से क्लोज है इस तरीके से। अब ये क्या करता है, मैटर तो बाहर नहीं निकलता लेकिन उष्मा इसमें से बाहर निकल जाती है। तो बंद निकाय किसे कहेंगे कि इस प्रकार का उष्मागतिक निकाय, इसमें उष्मा का प्रवेश के साथ में तो आदान प्रदान हो लेकिन द्रव्य का आदान प्रदान नहीं हो। मतलब इसमें जो मैटर भरा हुआ है उसमें और प्रवेश में कोई आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। देखिए प्रवेश क्या होता है इसको भी समझ लें। प्रवेश का मतलब है कि इस पात्र को हमने लिया है उष्मागतिक निकाय, इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, प्रवेश कहते हैं। चारों ओर के क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, प्रवेश कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए अंतिम जो डेफिनेशन है वो हमारे पास में है विलगित निकाय की। तो विलगित निकाय में क्या होता है, पात्र इस तरीके से होता है कि उसमें और प्रवेश के मध्य उष्मा का और द्रव्य का दोनों का ही आपस में आदान प्रदान नहीं होता हो। तो ऐसा उष्मागतिक निकाय जिसमें न तो उष्मा का न ही द्रव्य का प्रवेश के साथ में आदान प्रदान होता हो, विलगित निकाय कहलाता है। क्या कहलाता है, विलगित निकाय कहलाता है। देखिए प्रवेश की डेफिनेशन भी हमारे सामने आ चुकी है। प्रवेश जो पात्र के चारों ओर का भाग है, वातावरण है, इसी को ही हम कह रहे हैं प्रवेश। तो देखिए प्रवेश की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि उष्मागतिक निकाय के चारों ओर का क्षेत्र प्रवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रवेश कहलाता है। अब देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम और देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लीजिए कि हमारे पास में है उष्मागतिक चर। तो जब हम उष्मागतिक रूप से किसी निकाय का अध्ययन करते हैं तो कुछ भौतिक राशियों को हम यूज में लेते हैं। जैसे हम दाब को यूज में ले सकते हैं, आयतन को ले सकते हैं, ताप को ले सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा ले सकते हैं, मोलों की संख्या ले सकते हैं, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स ऊर्जा, ये सब कुछ हम उष्मागतिक निकाय का अध्ययन करने के लिए कुछ भौतिक राशियों को यूज में लेते हैं। तो उन्हीं को ही हम उष्मागतिक चर कहते हैं, उष्मागतिक चर कहा जाता है। तो उष्मागतिक निकाय का अध्ययन करने के लिए आवश्यक जो भौतिक राशियां हैं उसी को ही हम उष्मागतिक चर कहते हैं, उष्मागतिक चर कहलाते हैं। क्लियर। अब देखिए हम बात करते हैं यहां पर उष्मागतिक साम्य कि कोई भी जो निकाय है वो उष्मागतिक रूप से साम्य में कब कहलाता है। देखिए इसके लिए 3 कंडीशन है कि कोई भी जो निकाय है वो उष्मागतिक रूप से साम्य तभी होगा जब वो यांत्रिक रूप से साम्य में हो, उसमें साम्य में हो और रासायनिक साम्य में हो। अब इन तीनों साम्यों की स्थिति को समझ लीजिए, पहले इनके ऊपर ध्यान देंगे हम। यांत्रिक साम्य का मतलब है कि निकाय और प्रवेश के मध्य लगने वाले सभी बल संतुलन की यदि स्थिति में है, सभी बल कौन सी स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में होते हैं, तो उस निकाय, उस उष्मागतिक निकाय को हम यांत्रिक साम्य में कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ है कि यांत्रिक साम्य में जो बल हैं वो संतुलन में रहेंगे तो निकाय यांत्रिक साम्य में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। उसमें साम्य क्या है, उसमें साम्य का मतलब है कि जो ताप है वो समान होना चाहिए। निकाय का ताप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो जो निकाय है वो उसमें साम्य में कहलाता है। तो जो टेम्परेचर है, ताप है, इसमें एक समान रहेगा। यांत्रिक साम्य में बल संतुलन में, उसमें साम्य के अंदर ताप एक समान रहेंगे। फिर हम बात करते हैं रासायनिक साम्य में। तो रासायनिक संरचना समय के साथ में यदि अपरिवर्तित रहती है तो उसको हम रासायनिक साम्य में कहेंगे। तो यहां पर रासायनिक संरचना समय के साथ में चेंज नहीं होनी चाहिए। इस समय के साथ में रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है तो जो निकाय है वो रासायनिक साम्य में कहलाएगा। अब यहां पर हमारे पास में उसमें साम्य, यांत्रिक साम्य और रासायनिक साम्य, यदि कोई निकाय इन तीनों साम्य की स्थिति में रहता है तो उस निकाय को हम उष्मागतिक रूप से साम्य में कहेंगे, कहा जाएगा। तो देखिए ऐसी अवस्था जिसमें उष्मागतिक चर समय के साथ में स्थिर हो जाए उसमें साम्य कहलाता है। क्या कहलाता है, उसमें साम्य की स्थिति कहलाती है।
अब उष्मागतिक जो साम्य होता है उसके लिए निकाय यांत्रिक साम्य, उसमें साम्य और रासायनिक साम्य में होना चाहिए। क्लियर? तो ये थी कुछ बेसिक बातें। विद्यार्थियों, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उष्मागतिकी का 19वां नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 19वां नियम वैसे लैब असिस्टेंट की जो एग्जाम है उसके सिलेबस में तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। उष्मागतिक साम्य क्या है वो यदि आपको समझ में आ जाता है तो ये आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए एक बार उष्मागतिक साम्य की स्थिति आपको समझ में आ गई है तो ये आराम से समझ में आ जाएगी। इस डायग्राम के ऊपर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर एक निकाय A है, यहाँ पर एक निकाय B है और यहाँ पर एक निकाय C है। देखिए हमें ये कहा गया है कि यदि निकाय A और C और B और C आपस में उष्मीय साम्य में है, देखो एक बार समझ लीजिए कि दो निकाय हैं वो C के साथ में उष्मीय साम्य में है, यहाँ पर भी दो निकाय है जो कि एक दूसरे के साथ में उष्मीय साम्य में है, B और C। तो उष्मागति का 19वां नियम ये कहता है कि A और B आपस में भी उष्मीय साम्य में होंगे। देखिए एक बार समझ लीजिए कि यदि A और C, B और C आपस में उष्मीय साम्य में है तो A और B भी आपस में उष्मीय साम्य की स्थिति में होंगे। हमने क्या किया है, इस नियम को देखिए कि इस नियम के अनुसार कि यदि दो भिन्न निकाय, अलग अलग निकाय है, किसी तीसरे निकाय के साथ में अलग अलग तापीय साम्य में है तो दोनों निकाय आपस में भी तापीय साम्य में होंगे। कि यदि ये कोई दो निकाय हम ले रहे हैं A और C, यदि ये दोनों उष्मीय साम्य की स्थिति में है तो ये B और C भी उष्मीय साम्य की स्थिति में है तो ये A और B भी आपस में उष्मीय साम्य की स्थिति में होंगे। यही नियम है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है कि हमारे पास में दो निकाय है A और B और तीसरे निकाय C के साथ में उष्मीय साम्य की स्थिति में है तो A और B आपस में भी उष्मीय साम्य की स्थिति में होंगे। ये 19वां नियम है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब देखिए इस नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें कि जो 19वां नियम है वो ताप की परिभाषा देता है। जो ताप की डेफिनेशन है वो उष्मागतिकी के 19वां नियम से हमें प्राप्त होती है। उष्मीय साम्यावस्था में सभी वस्तुओं का एक गुण समान होना चाहिए और इस गुण को हम क्या कहते हैं, ताप कहा जाता है। उष्मीय साम्य की स्थिति में जो एक गुण सभी में समान होना चाहिए तो वो है ताप। क्लियर? देखिए एक महत्वपूर्ण बात और देख लीजिए कि 19वां नियम उष्मागतिकी के प्रथम नियम व द्वितीय नियम की खोज के बाद खोजा गया। वह नियम जो ताप की अवधारणा को बताता हो, ताप की डेफिनेशन देता हो, पहले और दूसरे नियम से पहले रखा जाना चाहिए, इसलिए इसको पहले और दूसरे नियम से भी पहले रखा गया और इसे 19वां नियम कहा गया। क्लियर? तो ये था 19वां नियम। विद्यार्थियों, लैब असिस्टेंट की एग्जाम में जो सिलेबस है उसमें उष्मागतिकी का प्रथम और द्वितीय नियम है। तो उष्मागतिकी के प्रथम नियम को समझने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी है, यहाँ पर एक एक करके समझ लेते हैं। तो देखिए उष्मागतिकी के प्रथम नियम में जो महत्वपूर्ण राशि है वो है उष्मा। उष्मा हमारे यहाँ पर यूज में आएगी, तो उष्मा को समझ लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए उष्मा एक्चुअल में क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है। एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो निकाय और प्रवेश के मध्य यदि ताप में अंतर होता है उस तापांतरण के कारण से स्थानांतरित होती है। तो वह ऊर्जा जो निकाय एवं प्रवेश के बीच तापांतर होने के कारण स्थानांतरित होती है उष्मा कहलाती है। अब देखिए जो उष्मा है वो पथ पर निर्भर करती है। उष्मा का जो मान है वो किस पर डिपेंड करता है, पथ पर निर्भर करता है, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में देखिए हम उष्मा को अलग अलग फॉर्म में कैसे पुट कर सकते हैं। मोलर उष्मा धारिता जिसको हम C से पुट करते हैं कि प्रति एकांक
मोल का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए दी जाने वाली उष्मा, ये हमारे पास में मोलर उष्मा धारिता का सूत्र होता, फॉर्मूला होता है। तो यहां से डेल्टा क्यू इक्वल टू हम क्या पुट कर देंगे, म्यू सी डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां से आप देखें कि यदि हम क्या करें, देखो गैसों के लिए जब उष्मा अवशोषित होती है तो उनका तापमान बदलता है। स्थिर दाब पर उष्मा का फॉर्मूला हम इस तरीके से लिख सकते हैं, स्थिर आयतन पर इस तरीके से लिख सकते हैं। ये यहां पर इसके स्थान पर आयतन आएगा, यहां पर क्या आएगा, आयतन। क्लियर, क्योंकि ये स्थिर आयतन पर है। ओके, तो ये हमारे पास में कुछ उष्मा के फॉर्मूले आ गए हैं। स्थिर दाब पर, ये स्थिर दाब पर मोलर उष्मा धारिता है, ये स्थिर आयतन पर मोलर उष्मा धारिता है। अब देखिए कुछ रिलेशन आप देख लीजिए, यहाँ पर उष्मा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल, और हम थर्मोडायनेमिक्स में इसका मात्रक कैलोरी भी यूज में लेते हैं, और एक कैलोरी किसकी इक्वल होती है, 4.182 जूल के इक्वल होती है विद्यार्थियों। अब उष्मागतिकी के प्रथम नियम में प्रयुक्त होने वाली दूसरी राशि की ओर बढ़ते हैं। दूसरी राशि हमारे पास में है आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी यू। अब आंतरिक ऊर्जा क्या है कि निकाय के अंदर, निकाय के आंतरिक भाग में जो अणु या परमाणु या जो कण उपस्थित होते हैं उनकी जो ऊर्जा होती उसी को ही हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। अब वो आंतरिक ऊर्जा किस वजह से होती है, जो कण है उसकी गति के कारण से हो सकती है, उनकी स्थिति या विन्यास के कारण से हो सकती है। तो निकाय में उपस्थित अणुओं की जो गति है उस गति की वजह से, उनके विन्यास के कारण से जो एनर्जी होती है उसको हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। तो यहां पर निकाय में उपस्थित अणुओं की गति एवं अणुओं के विन्यास के कारण निकाय की जो ऊर्जा होती है उसको हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक गतिज ऊर्जा तथा आंतरिक स्थितिज ऊर्जा दोनों की योग के बराबर होती है। देखिए निकाय के अणुओं की गति के कारण से जो ऊर्जा होती है उसको हम आंतरिक गतिज ऊर्जा कहते हैं, यूके से पुट किया जाता है। और निकाय के आणविक विन्यास के कारण से जो एनर्जी होती है उसको हम आंतरिक स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यूपी से पुट करते हैं। तो आंतरिक जो ऊर्जा है उसको आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, आंतरिक गतिज ऊर्जा के फॉर्म में हम पुट कर सकते हैं, यूके प्लस यूपी से हम पुट कर दें। यूके का मतलब है आंतरिक गतिज ऊर्जा, यूपी का मतलब है आंतरिक स्थितिज ऊर्जा। क्लियर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आंतरिक ऊर्जा के बारे में भी देख लेते हैं। अब देखिए कि जो आदर्श गैस होती है उनके अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल काम नहीं करता, कोई इंट्रैक्शन काम नहीं करता। तो आदर्श गैस के लिए जो स्थितिज ऊर्जा है वो जीरो हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा जीरो हो जाएगी तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो ही उसकी कुल आंतरिक ऊर्जा के इक्वल होती है। तो ये आदर्श गैस के लिए है, गतिज ऊर्जा ही उनकी आंतरिक ऊर्जा की योग के बराबर, आंतरिक ऊर्जा के इक्वल होती है। क्लियर। अब देखिए एक महत्वपूर्ण लाइन और आ चुकी है, इसमें आप ध्यान देंगे, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू से पुट कर रहे हैं, उष्मागतिक प्रक्रम के पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं है, जबकि हमने उष्मा में पढ़ा पथ पर निर्भर करती है। डेल्टा यू का जो मान है वो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर डिपेंड करता है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता। तो डेल्टा यू बराबर हमारे पास में आ गया है यू एफ माइनस यू आई, कि अंतिम में जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें से प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा हम घटा देंगे तो हमारे पास में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहां पर एक महत्वपूर्ण बात और, कि आंतरिक ऊर्जा ताप में परिवर्तन पर निर्भर करती है। ताप में वृद्धि तो आंतरिक ऊर्जा में भी वृद्धि हो जाती है। देखिए जब डेल्टा टी
और डेल्टा यू है, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। डेल्टा टी जब इंक्रीज है मतलब धनात्मक है तो डेल्टा यू भी धनात्मक होगा, इसमें भी वृद्धि होगी। और जब ताप में कमी आती है तो आंतरिक ऊर्जा में भी कमी आएगी। क्लियर? तो ये थी आंतरिक ऊर्जा। अब हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में प्रयुक्त होने वाली एक अन्य राशि, अंतिम राशि कार्य, ऊष्मागतिक कार्य। तो देखिए विद्यार्थियों, यहां पर हम चर्चा करेंगे ऊष्मागतिक कार्य की। ऊष्मागतिक कार्य किसे कहते हैं? कार्य बराबर हम जानते हैं बल गुणा में विस्थापन होता है, लेकिन जब किसी ऊष्मागतिक निकाय से ऊष्मा बाहर निकलती है या उसको ऊष्मा दी जाती है तो उसके द्वारा कार्य होता है या उस पर कार्य होता है। तो उस स्थिति में हम कार्य यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। कार्य ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर एक पिस्टन युक्त बेलन ले लेते हैं। हमने क्या ले लिया? चालित पिस्टन युक्त बेलन, मतलब एक ऐसा पात्र हमने लिया है। यहाँ पर ये हमने पात्र लिया है, ये यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है इस तरीके से। ये क्या लगा हुआ है? पिस्टन। इसमें यहाँ पर गैस भरी हुई है। क्या भरी पड़ी है? गैस भरी पड़ी है। अब देखिए, गैस का जो दाब है वो P है और पिस्टन का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो A है। तो इस पिस्टन पर आरोपित बल कितना हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा हमारे पास में P इंटू A। इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। क्लियर? अब हम क्या करें कि पिस्टन को थोड़ा सा विस्थापित करें, dx विस्थापन दें। तो dx विस्थापन देने में किया गया कार्य क्या होगा? dw। तो dw बराबर f dx। f की जगह हम p इंटू ए पुट कर देंगे और a इंटू dx, इस a इंटू dx को हम dv पुट कर देते हैं। तो dw बराबर हमारे पास में क्या आ गया? p dv आ गया। देखिए, जो a इंटू dx है वो आयतन में परिवर्तन है जिसको हम dv से पुट कर रहे हैं। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को इसकी मोटाई से जो अल्प विस्थापन हमने यहाँ पर दिया है dx के रूप में, तो उससे गुणा कर देंगे तो हमारे पास में dv आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि अब यदि हम इसका आयतन V1 से लेकर V2 तक चेंज करें तो टोटल जो वर्क डन है वो कितना होगा? इसके लिए हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं। इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ से। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो dw का इंटीग्रेशन, यहाँ पर V1 से लेकर V2 तक का इंटीग्रेशन, तो dw का इंटीग्रेशन हमारे पास में आ गया w। तो ये एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है कार्य का, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए विद्यार्थियों, यहां पर जो कार्य होता है, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, P और V के मध्य जब हम ग्राफ खींचते हैं, P और V के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ PV ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल के बराबर कार्य होता है। जब भी हम P और V के बीच में ग्राफ खींचेंगे, जैसे हमारे पास में कार्य के लिए एक तरफ P है एक तरफ V है, और इस तरीके से यदि हम कोई ग्राफ खींच रहे हैं तो इस ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वही किसके इक्वल होगा? कार्य के इक्वल होगा। क्लियर? तो P और V के मध्य खींचे गए ग्राफ का V वाली जो एक्सिस है, आयतन जो एक्सिस है, उसके साथ में जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल कार्य को रिप्रेजेंट करता है। इसको आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए, क्योंकि अगला जो वीडियो होगा उसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम तभी सोल्व कर पाएंगे जब हम इन चीजों को एकदम क्लियर कर लेते हैं। तो विद्यार्थी, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में प्रयुक्त होने वाली तीनों राशियों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है, क्या है? इससे रिलेटेड जो पहली जो महत्वपूर्ण बात है वो है ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। इसको आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। अब देखिए, ये नियम क्या है कि हम किसी निकाय को ऊष्मा देंगे। क्या करेंगे? ऊष्मा देंगे।
हम किसी निकाय को ऊष्मा दे रहे हैं, मतलब कोई पात्र है, उसमें कोई मैटर भरा हुआ है, द्रव्य भरा हुआ है। अब हमने उसको क्या दी है? ऊष्मा दी है। तो ऊष्मा दी तो निकाय क्या करेगा? कार्य करेगा, और कार्य भी होगा, साथ में कुछ जो ऊष्मा है वो आंतरिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए यही नियम है कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा, निकाय को दी गई ऊष्मा प्रवेश के विरुद्ध जो निकाय है वो क्या करेगा? काम करेगा। तो प्रवेश के विरुद्ध निकाय द्वारा किए गए कार्य मतलब डेल्टा डब्ल्यू, और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। किसी निकाय को दी जाने वाली जो ऊष्मा है, हम ऊष्मा दे रहे हैं डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू क्या करता है? निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर देता है, शेष भाग कार्य में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो डेल्टा डब्ल्यू है, डेल्टा डब्ल्यू ये क्या है? हमने कह दिया कि पथ पर निर्भर करता है, डेल्टा क्यू पथ पर निर्भर करता है, दोनों पथ पर निर्भर करते हैं। जबकि जो डेल्टा यू है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, ताप में परिवर्तन पर निर्भर करता है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस वाले जो इसमें दिया फर्तम नियम यही है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहां पर डेल्टा यू के स्थान पर डी यू कर दिया, इसका मतलब है कि ये पथ पर निर्भर नहीं करता। हालांकि हम जब भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे या जब भी हम आगे इसको यूज में लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो इस फॉर्म में भी ले लेते हैं कोई। और जब बहुत कम अल्प परिवर्तन होता है, अल्प ऊष्मा दी जाती है, तो उस स्थिति में इसको हम डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू के रूप में भी यूज में ले लेते हैं विद्यार्थियों। जब बहुत कम ऊष्मा दी जाती है तो उस स्थिति में इसे इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं। क्लियर? और देखिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखें। ऊष्मागतिकी का फर्तम नियम ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्लियर? अब देखिए ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है वो हमें आंतरिक ऊर्जा के बारे में बताता है, आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा देता है। जबकि हमने पहला नियम में पहले नियम से पहले हमने शून्यवा नियम पढ़ा था, तो शून्यवा नियम के अंदर हमने ये देखा था कि वो शून्यवा नियम ताप की अवधारणा देता है। चिन्ह परिपाटी की बात कर लेते हैं। डेल्टा क्यू ऊष्मा है। अब ऊष्मा का मान कब धनात्मक होगा? जब निकाय को ऊष्मा दी जाती है। निकाय को क्या की जाती है? ऊष्मा दी जाती है। और डेल्टा क्यू का मान ऋणात्मक कब होगा? जब ऊष्मा ली जाती है, मतलब निकाय ऊष्मा का उत्सर्जन करता है तो डेल्टा क्यू ऋणात्मक, और निकाय ऊष्मा का अवशोषण करता है तब डेल्टा क्यू धनात्मक। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं डेल्टा डब्ल्यू की। तो डेल्टा डब्ल्यू कब धनात्मक होगा? जब गैस द्वारा कार्य किया जाता है। गैस द्वारा कार्य किया जाता है अर्थात जब निकाय द्वारा कार्य किया जाता है, उसमें प्रसार होता है, तो डेल्टा डब्ल्यू धनात्मक। ऋणात्मक कब होगा? जब गैस पर कार्य किया जाता है। देखो पर यहां पर आ गया, गैस पर, तो बाह्य निकाय द्वारा गैस पर काम किया जा रहा है, और बाह्य निकाय द्वारा गैस पर काम किया जाएगा तो वहां पर संकुचन होगा, उस स्थिति में डेल्टा डब्ल्यू ऋणात्मक होगा। क्लियर? अंतिम राशि की चिन्ह परिपाटी भी देख लेते हैं। डेल्टा यू इक्वल टू पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा? पॉजिटिव तो तब होता है जब ताप बढ़ता है। ताप क्या होता है? इंक्रीज होता है तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। ताप घटता है तो आंतरिक ऊर्जा भी घटेगी। ऋणात्मक कब होगी? जब ताप घटेगा। धनात्मक कब होगा? जब ताप बढ़ता है। क्लियर? कुछ महत्वपूर्ण बातें और देख लेते हैं। देखिए ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है, प्रथम नियम है, वो ऊष्मा स्थानांतरण के बारे में, ऊष्मा स्थानांतरण की जो डायरेक्शन है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता। ये इसकी कमी है कि ऊष्मा स्थानांतरण की जो डायरेक्शन है उसके बारे में कोई स्पष्ट पता नहीं चलता। इस नियम से उसमें स्रोत जो ठंडा है या गर्म है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। यांत्रिक कार्य सतत रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके बारे में भी कोई जानकारी हमें प्राप्त
नहीं होती। अब देखिए मैं कुछ फॉर्मूले आपके सामने रख रहा हूँ जो हमारे यूज में आएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करते समय इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखना है। तो हालांकि इनके बारे में हम कुछ ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं। ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता का फॉर्मूला हमारे पास में है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। एस से पुट कर रहे हैं, कैपिटल एस से इसको लिखा जा रहा है। हीट कैपेसिटी इसको कहते हैं। तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा ऊष्माधारिता कहलाती है। फिर विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता को स्मॉल एस से पुट कर रहे हैं और कैपिटल एस में यदि हम किसका भाग लगा दें, द्रव्यमान का भाग लगा दें, तो विशिष्ट ऊष्माधारिता हमें मिल जाती है। देखिए इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। बट्टे वाली जो राशि है वो है m, इसको हम ले लेते हैं 1 किलोग्राम, मतलब एकांक ले रहे हैं। डेल्टा टी इसको हम ले लेते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो स्मॉल s है वही डेल्टा क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो प्रति एकांक द्रव्यमान का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए दी जाने वाली जो ऊष्मा है उसी को ही हम विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। क्लियर। फिर हम बात करते हैं स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। सेम यही है, यही फॉर्मूला है। अब की बार इसमें हम आयतन क्या कर देंगे, नियत, और जब दाब नियत कर देंगे तो यहां पर स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता प्राप्त हो जाएगी। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता, जिसे हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, Cp बराबर 1/m डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखिए मोलर ऊष्माधारिता, मोलर ऊष्माधारिता क्या होती है। यहां पर अब की बार मोलों की संख्या का भाग लगा रहे हैं और म्यू बराबर हम कितना कर दें, 1 मोल कर दें। डेल्टा क्यू बराबर कितना कर दें, सॉरी डेल्टा टी बराबर कितना कर दें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें। तो हमें क्या मिल जाएगा, C बराबर मिल जाएगा डेल्टा क्यू। ये कैपिटल C है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर कैपिटल C और स्मॉल c में अंतर आप समझेंगे। अब देखो कि प्रति एकांक मोल का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है विद्यार्थियों। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब देखें फिर हम स्थिर आयतन पर और स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता की बात करेंगे। स्थिर आयतन पर Cv से, स्थिर दाब पर Cp से। तो यहां पर हम आयतन नियत कर देंगे, यहां पर दाब नियत कर देंगे। देखिए इन्हें हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं, कैपिटल M इंटू Cv लिख सकते हैं और कैपिटल Cp को कैपिटल M इंटू Cp पुट कर सकते हैं। ये जो कैपिटल M है इसको हम अणुभार कहते हैं। कैपिटल M यहां पर क्या है, गैस या जो मैटर है उसका अणुभार होता है। अब विद्यार्थियों हम यहां पर बात करते हैं मेयर रिलेशन। तो मेयर रिलेशन क्या होता है कि मोलर ऊष्माधारिताओं के मध्य संबंध होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ये हमने इसका प्रूफ नहीं बताया है, यहाँ पर केवल रिलेशन बताया है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। ये जो R है वो गैस स्थिरांक होता है। क्लियर। Cp का मतलब है कि स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता, Cv का मतलब है स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कैपिटल R के इक्वल होता है। वैसे दोस्तों ये जो टॉपिक है जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता वो लैब असिस्टेंट में तो नहीं है, बट फिर भी हम आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। विशिष्ट ऊष्माधारिता का मतलब है कि प्रति एकांक द्रव्यमान का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसको हम विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। देखिए जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखिए जल एक विशिष्ट प्रकार का पदार्थ होता है और इसकी जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है वो अन्य पदार्थों की तुलना में, जितने भी ज्ञात पदार्थ हैं उनकी तुलना में सबसे ज्यादा इनकी विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है। देखो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 ग्राम जल और उसका टेम्परेचर यदि 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक बढ़ाएं तो हमें 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है।
तो जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कितनी होगी? 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इसे हम 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या 4186 जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड से भी पुट कर सकते हैं। तो यह है जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता। क्लियर? फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी जल की विशिष्ट ऊष्मा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट तथ्य यहां पर हम देख लेते हैं। देखिए, पहला जो तथ्य है वो है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होने का मतलब यहां पर हमारे पास में ये हो गया है कि, तो देखिए, जल को अन्य पदार्थों की तुलना में गर्म होने में और ठंडा होने में अधिक समय लगता है। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब है कि उसका प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि उसको गर्म करना है तो ज्यादा ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, अर्थात गर्म होने में ज्यादा समय लगेगा, अधिक समय लगता है। उसी प्रकार से ऊष्मा के उत्सर्जन में भी अधिक समय लगता है। तो सभी ज्ञात ठोस एवं द्रव में जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो मैक्सिमम होती, अधिकतम होती है, और ये अन्य पदार्थों की तुलना में गर्म होने में और ठंडा होने में ज्यादा समय लगाती है। क्लियर? फिर देखिए, ताप बढ़ाने पर विशिष्ट ऊष्मा पहले तो घटती है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर न्यूनतम हो जाती है, फिर पुनः बढ़ने लगती है। तो जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है उसका यदि हम ताप के साथ में ग्राफ खींचें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी जो वैल्यू होती है वो न्यूनतम होती है। और वो देखिए, इसका जो विशिष्ट ऊष्मा का मान है वो 1 किलो कैलोरी के समथिंग ही बना रहता है। प्रति ग्राम का 1 किलो कैलोरी, 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग बना रहता है। क्लियर? तो देखिए क्या है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण से अत्यधिक मात्रा में ये ऊष्मा का उत्सर्जन और अवशोषण करती है, जबकि ताप में परिवर्तन बहुत कम होता है। अब देखिए, इसी गुण का उपयोग हम किस में करते हैं? इसी कारण इसका जो उपयोग है वो सिकाई में प्रयुक्त होने वाली बोतलों में रेडिएटर में प्रशीतक के रूप में यूज में लेते हैं। कि जल का हम प्रयोग करते हैं सिकाई में, गर्म जल का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो देरी से ठंडा होता है, और रेडिएटर में ठंडा करने के लिए हम प्रशीतक के रूप में जल का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो देरी से गर्म होता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी के अंदर हम टॉपिक ले लेते हैं ऊष्मा इंजन। ऊष्मीय इंजन। तो देखिए, ऊष्मा इंजन हमारे लैब असिस्टेंट के सिलेबस में है। इसमें इंजन तथा प्रशीतक दोनों ही है। तो यहां पर हम लेकर चलते हैं ऊष्मा इंजन, हीट इंजन। हीट इंजन क्या है कि ये एक ऐसा चक्रीय प्रक्रम के द्वारा सतत ऊर्जा, सतत कार्य प्राप्त करने वाला यंत्र होता है। इसको हम ऊष्मीय इंजन कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान देंगे कि ऐसा यंत्र जो चक्रीय प्रक्रम द्वारा सतत कार्य प्राप्त करें, जिससे सतत कार्य हम प्राप्त कर सकते हैं, ऊष्मीय इंजन कहलाता है। अब देखिए, हम इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। किसी भी ऊष्मीय इंजन के अंदर 3 प्रमुख भाग होते हैं: स्रोत, कार्यकारी पदार्थ और सिंक। तो देखिए, स्रोत क्या होता है? उच्च ताप वाला भाग होता है। इसका टेम्परेचर क्या होता है? उच्च। जबकि जो सिंक है वो एक निम्न ताप वाला भाग होता है। हालांकि दोनों की जो ऊष्मा धारिता है वो अनंत होती है। दोनों की ही जो ऊष्मा धारिता है वो क्या होती है? अनंत होती है। क्लियर? हम स्रोत से जो ऊष्मा कार्यकारी पदार्थ को दी जाती है उसको हम Q1 से पुट करेंगे, और जो कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा का उत्सर्जन करता है उसको हम Q2 से पुट करेंगे। तो देखिए, कुछ मोटी मोटी बातें हम यहां पर समझ लेते हैं, देख लेते हैं। स्रोत क्या है? ये एक उच्च ताप T1 और अनंत ऊष्मा धारिता वाला भाग होता है, जिससे हम नियत ताप पर ऊष्मा Q1 लेते हैं। स्रोत से हम ऊष्मा Q1 लेंगे। फिर दूसरा इसका जो पार्ट है वो है कार्यकारी पदार्थ। ये एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, और कार्यकारी पदार्थ के रूप में हम पेट्रोल, डीजल, जलवाष्प
आदि का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा इसका जो पार्ट है वो है एक निम्न ताप वाला भाग, जिसका टेम्परेचर हम T2 लेकर चलेंगे। इसकी ऊष्माधारिता भी अनंत होती है और ये नियत ताप पर ऊष्मा Q2 लेता है। स्रोत से कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा ले रहा है और ये निकाय से ऊष्मा लेता है। क्लियर? देखिए फिर क्या है कि उसमें इंजन में कार्यकारी पदार्थ स्रोत Q1 से लेता है। ऊष्मा है वो कहां से प्राप्त करता है? कार्यकारी पदार्थ स्रोत से लेता है। देखो इस चीज को एकदम क्लियर करें। कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा कहां से प्राप्त करता है? स्रोत से। कितनी ऊष्मा लेता है? Q1 ऊष्मा लेता है। और कितना काम होता है? W कार्य करता है और शेष जो ऊष्मा है वो सिंक को दे देता है। क्लियर? ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी भी उसमें इंजन के अंदर तीन भाग होते हैं, स्रोत, कार्यकारी पदार्थ और सिंक। स्रोत क्या करता है? Q1 ऊष्मा देता है कार्यकारी पदार्थ को। कार्यकारी पदार्थ W कार्य करता है और जो शेष जो ऊष्मा है Q2 वो सिंक को दे देता है। क्लियर? अब किसी भी उसमें इंजन की दक्षता, इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन है लैब असिस्टेंट की एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप दिमाग में फिट बैठा लेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पर किसी भी उसमें इंजन की जो दक्षता है उसमें इंजन के द्वारा किए गए कार्य तथा उसके द्वारा ली गई ऊष्मा के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए इंजन द्वारा किया गया कार्य तथा इसके द्वारा ली गई ऊष्मा का जो अनुपात है उसको हम उसमें इंजन की दक्षता कहते हैं। एक बार इसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो देख लीजिए। यह हमारे पास में एक स्रोत है जिसका टेम्परेचर T1, ये यहाँ पर एक कार्यकारी पदार्थ है और यहाँ पर ये हमारे पास में है एक सिंक, इसका टेम्परेचर T2 है। अब क्या होता है, यहां से ऊष्मा कार्यकारी पदार्थ Q1 ऊष्मा लेता है, Q2 ऊष्मा सिंक को दे देता है, जबकि जो W कार्य होता है, W कार्य Q1 माइनस Q2 के इक्वल होगा। W किसके इक्वल होगा? Q1 माइनस Q2 के तुल्य होगा, इक्वल होगा। ऊष्मागति के प्रथम नियम की सहायता से हम क्या जानते हैं? डेल्टा Q इक्वल टू du प्लस डेल्टा W, और du यहां पर कितना है? 0। तो डेल्टा Q, क्योंकि चक्रीय प्रक्रम होता है उसमें इंजन में, क्या होता है? चक्रीय प्रक्रम, तो du बराबर आ गया 0। चक्रीय प्रक्रम के अंदर विद्यार्थियों, ये आप ध्यान रखेंगे, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है क्योंकि घूम फिर कर वही पहली अवस्था आ जाती है। तो du बराबर 0, तो du बराबर जब 0 होगा तो डेल्टा Q डेल्टा W के इक्वल आ जाएगा। तो कार्य ही ऊष्मा में परिवर्तन के बराबर, तो W किसके इक्वल आ गया? Q1 माइनस Q2 के इक्वल आ चुका है। तो नीटा, जिसको हम उसमें इंजन की दक्षता कह रहे हैं, W अपॉन में Q1, तो W का मान है Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 आ चुका है। Q1 का भाग लगाएंगे तो 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 आ गया। प्रतिशत दक्षता के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी पुट कर सकते हैं, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू में 100% पुट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखें और महत्वपूर्ण बात कि एक आदर्श उसमें इंजन की दक्षता 100% होती है। व्यवहारिक रूप में किसी भी इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, लेकिन आदर्श उसमें इंजन की दक्षता कितनी होती है? 100%। इसका मतलब ये हुआ है 100% दक्षता तो केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब सारी की सारी ऊष्मा किस में कन्वर्ट हो जाए? कार्य में कन्वर्ट हो जाए। तो जो Q1 है वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? W में यदि परिवर्तित हो जाता है तो उस इंजन की उसमें दक्षता, इंजन की जो दक्षता है वो 100% होगी। ये तभी पॉसिबल है जब Q2 कितना हो? 0 हो। Q2 कितना हो? 0 हो। अब देखें एक महत्वपूर्ण लाइन कि वास्तविक ऊष्मा इंजन की दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि सारा की सारी जो ऊष्मा है वो कार्य में कन्वर्ट नहीं हो सकती। कार्य में बदलना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है विद्यार्थियों। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब हम अगला टॉपिक यहां पर देख लेते हैं, प्रशीतक रेफ्रिजरेटर।
देखिए रेफ्रिजरेटर का काम हम जानते हैं कि ये ठंडा करने का काम करता है। इसके जरिए निकाय को सिस्टम है वो ठंडा हो जाता है। जो प्रशीतक, इसको हम उष्मा पंप भी कह सकते हैं, ये क्या करता है, निकाय में से उष्मा को बाहर निकालता है। ये ऊष्मीय इंजन की विपरीत दिशा में काम करता है। तो देखिए ऊष्मा पंप या जो प्रशीतक होता है वास्तव में एक ऊष्मीय इंजन ही होता है जो कि ऊष्मीय इंजन की विपरीत दिशा में काम करता है। क्लियर। अब देखिए इसके प्रमुख भागों की यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें भी तीन प्रमुख भाग होते हैं, स्रोत, कार्यकारी पदार्थ और सिंक। देखिए ये हमने एक किसी प्रशीतक का ब्लॉक डायग्राम आपके सामने रखा है। स्रोत, सिंक और कार्यकारी पदार्थ, ये इसके तीन प्रमुख भाग होते हैं। उसमें इंजन की भांति जो स्रोत है वो उच्च ताप और अनंत उष्माधारिता वाला भाग होता है, जबकि सिंक निम्न ताप और अनंत उष्माधारिता वाला भाग होता है। जबकि प्रशीतक के अंदर जो कार्यकारी पदार्थ है उसके रूप में हम अमोनिया का प्रयोग करता है, या जो फ्रियोन गैसें होती है उनका हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका जो ब्लॉक डायग्राम है, बनावट है, वो एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे। इसमें तीन प्रमुख भाग होते हैं, स्रोत उच्च ताप और अनंत उष्माधारिता वाला भाग, सिंक निम्न ताप तथा अनंत उष्माधारिता वाला, फिर है कार्यकारी पदार्थ। और ये जो कार्यकारी पदार्थ है इसके रूप में हम अमोनिया का प्रयोग करते हैं, फ्रियोन गैसों का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब देखो कैसे काम करता है ये, तो इसके काम को देखेंगे कि कार्यकारी पदार्थ है वो निम्न ताप T2, देखिए निम्न ताप T2 पर सिंक से Q2 उष्मा देता है, लेता है। देखो यहां पर लेता है कि ये जो कार्यकारी पदार्थ है, ये हमारे पास में यहां पर कार्यकारी पदार्थ है, सिंक से उष्मा ली जा रही है, उष्मा का प्रवाह निम्न ताप से कार्यकारी पदार्थ को हो रहा है, Q2 उष्मा दी जा रही है, लगातार Q2 उष्मा दी जा रही है, और यहां से बाह्य कार्य किया जाएगा। बाह्य कार्य कितना किया जा रहा है, W। फिर कार्यकारी पदार्थ क्या करता है, उच्च ताप वाले भाग को Q1 उष्मा दे देता है। तो देखिए यहां पर जो कार्य है वो Q1 माइनस Q2 के इक्वल होगा। तो कार्यकारी पदार्थ निम्न ताप T2 पर सिंक को Q2 उष्मा दे देता है, और बाह्य कारक द्वारा कितना काम किया जाता है, W काम किया जाता है। तो देखिए ये जो Q1 उष्मा है उच्च ताप T1 पर स्रोत को देता है। इस प्रकार बाह्य कारक द्वारा कार्य करने पर उष्मा ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर पहुंचती है, और ठंडी वस्तु और ठंडी हो जाती है। ठंडी वस्तु क्या हो जाएगी, और ठंडी हो जाएगी। तो हम ये जानते हैं कि प्रशीतक अर्थात जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका काम ही भी यही होता है कि जो निकाय है, सिस्टम है, उसको ठंडा करना। अब देखिए कि किसी भी प्रशीतक की जो शीतलन क्षमता होती है उसको हम एक कार्य गुणांक बीटा से प्रदर्शित करते हैं, इसको निष्पादन गुणांक भी कहते हैं। तो देखिए बीटा किसके इक्वल होता है, ठंडी वस्तु से निकाली गई उष्मा, ठंडी वस्तु से निकाली गई उष्मा वो तो है Q2, और इसके लिए किए गए कार्य के अनुपात Q2/W, Q2/W। तो यहां से इसके द्वारा दी जाने वाली जो उष्मा है Q2 और इस पर किए गए कार्य, इन दोनों के अनुपात के बराबर प्रशीतक की क्षमता होती है, कार्य गुणांक होता है। क्लियर। देखिए W हमने देखा यहां पर Q1 माइनस Q2 होता है, तो Q2/Q1 माइनस Q2 ये आ गया हमारे पास में बीटा। इसको हम निष्पादन गुणांक कहते हैं। क्या कहा जाता है, निष्पादन गुणांक कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम Q1 का भाग लगा दें, ऊपर नीचे हम क्या कर दें, इसमें Q1 का भाग लगा दें, Q2/Q1, Q1 का भाग लगाएंगे तो 1 माइनस से Q2/Q1 आ गया। ये जो Q1 माइनस Q2/Q1 है, बट्टे वाली जो राशि है ये तो होती है नीटा, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, ये नीटा के इक्वल है।
तो ये तो आ गया हमारे पास में, इसके स्थान पर तो हमने नीटा पुट कर दिया। Q2 अपॉन Q1, Q2 अपॉन Q1, इसके स्थान पर हम क्या लिख दें, Q2 अपॉन Q1 बराबर 1 माइनस नीटा हम पुट कर सकते हैं। इसी से ही हमने ये लिख दिया 1 माइनस नीटा, तो 1 माइनस नीटा अपॉन नीटा। तो बीटा और नीटा के मध्य ये संबंध होता है, इसको आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए, याद रखेंगे। क्लियर, बीटा और नीटा, तो बीटा बराबर 1 माइनस नीटा अपॉन नीटा। तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में फिट बैठा कर रखना है। क्लियर, इस पर डिपेंड, इस पर आधारित सीधे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, हम यहां पर बात करते हैं कार्नो चक्र की। कार्नो चक्र, देखिए विद्यार्थियों, कार्नो चक्र कार्नो इंजन से रिलेटेड है। उसमें इंजन और कार्नो इंजन लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन जो कार्नो इंजन है वो एक साइंटिस्ट सादी कार्नो के द्वारा तैयार किया गया और इस तरीके के इंजन की परिकल्पना की गई कि जिसकी दक्षता 100% हो। यह भी एक चक्रीय प्रक्रम पर आधारित है। हालांकि किसी भी इंजन की व्यवहारिक रूप में दक्षता 100% नहीं हो सकती, ये हम जानते हैं। इसकी भी हम दक्षता का हम फॉर्मूला देख लेंगे कि जो कार्नो इंजन है वो एक ऐसा उसमें इंजन है जिसकी दक्षता हम 100% कंसिडर करके चलते हैं। देखिए कार्नो चक्र क्या होता है कि जब इंजन कार्य करता है तो कार्यकारी पदार्थ एक चक्रीय प्रक्रम से होकर गुजरता है, जिसको हम कार्नो चक्र कहते हैं। और कार्नो चक्र में 4 प्रक्रम होते हैं, पहले समतापी प्रसार, फिर रुद्धोष्म प्रसार, फिर समतापी संपीड़न, फिर रुद्धोष्म संपीड़न। ये 4 विभिन्न प्रोसेस से गुजरता हुआ निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। अब किसी भी कार्नो इंजन की जो दक्षता है वो ठीक उसी प्रकार से ही है जो हमने उसमें इंजन की दक्षता पढ़ी है कि कार्नो इंजन की जो दक्षता है वो कार्नो इंजन द्वारा किए गए कार्य तथा स्रोत द्वारा ग्रहण की गई उष्मा के अनुपात के बराबर होती है। तो नीटा बराबर होता है W अपॉन में Q1, और W यहां पर देखिए विद्यार्थी, ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट पुट किया है, आपको भी ऐसे ही ध्यान में रखना है। हमने नीटा का जो फॉर्मूला है किसी भी उसमें इंजन की दक्षता है उसका फॉर्मूला 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है। कार्नो इंजन के लिए ये क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 अपॉन में T1 या 1 माइनस T2 अपॉन में T1, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं प्रतिशत दक्षता 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100%। अब देखिए उष्मा गतिकी का जो अंतिम टॉपिक है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। और देखिए द्वितीय नियम क्या कहता है, इसके 2 स्टेटमेंट है, केल्विन एवं प्लांक का कथन और क्लासियस का कथन। देखिए दोनों को एक एक करके समझेंगे। हम ये जानते हैं कि किसी उसमें इंजन पर ही आधारित है दोनों ही, कि जो स्रोत है उसका तापमान उच्च होता है, सिंक का तापमान निम्न होता है, और उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है। यहां से उष्मा Q1, यहां से उष्मा Q2 और W कार्य हो जाता है। ये एक संभव प्रक्रिया है, इसके बारे में हमने उसमें इंजन के अंदर पढ़ा है। लेकिन केल्विन एवं प्लांक क्या कहता है कि जो उष्मा कार्यकारी पदार्थ प्राप्त कर रहा है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाए, कार्य में कन्वर्ट हो जाए, मतलब सिंक को दी जाने वाली उष्मा 0 हो। एक असंभव प्रक्रिया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही एक उष्मागतिकी का द्वितीय नियम का केल्विन एवं प्लांक का स्टेटमेंट। तो देखिए क्या कहता है ये नियम कि ऐसा इंजन बनाना असंभव है जिसमें कार्यकारी पदार्थ एक पूर्ण चक्कर में स्रोत द्वारा ली गई संपूर्ण उष्मा को कार्य में कन्वर्ट कर देगी। सारी की सारी जो उष्मा है वो कार्य में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। क्लियर। अब देखें क्लासियस का कथन। क्लासियस क्या कहता है, देखिए ये हमारे पास में किसी प्रशीतक का डायग्राम है। ये हमने किसी प्रशीतक के डायग्राम में देखा कि यहां से Q2 उष्मा दी जा रही है, जब यहां से W कार्य किया जाएगा तो इधर से कितना काम हो जाएगा, Q1 उष्मा स्थानांतरित हो जाएगी। तो देखिए यहां से ये तो तापमान, इसका जो तापमान होता है वो निम्न होता है, इसका तापमान क्या होता है, निम्न, और इसका जो तापमान होता है वो होता है उच्च, ज्यादा होता है। तो
निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह तभी होता है जब हम कार्य W करते हैं। अब क्लासियस क्या कहता है कि निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह संभव नहीं है, बिना कार्य के संभव नहीं है, असंभव है। क्लियर, यही है। देखें कि कार्यकारी पदार्थ द्वारा निम्न ताप वाली वस्तु से उच्च ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण संभव नहीं है। यहां पर नहीं है और आएगा। असंभव है कर सकते हैं हम, असंभव है। क्लियर। तो ये ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के 2 स्टेटमेंट हैं। आसान है, इजी वे में आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो विद्यार्थी, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें आपने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड ऊष्मागतिकी से संबंधित संपूर्ण जो टॉपिक हैं उनके बारे में जानकारी ली। ये जो वीडियो है वो हमने लैब असिस्टेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग हमने तैयार किया है। क्लियर। विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगला जो वीडियो होगा वो ऊष्मागतिकी पर आधारित जो क्वेश्चन आंसर है उन पर ही आधारित होगा। बने रहिए हमारे साथ में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।